अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग पॉइंट। आज अब जो हम नई न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है 11वीं क्लास की बायोलॉजी। इस सीरीज़ में हम पंजाब टेक्स्ट बुक को कवर करेंगे और उसके साथ साथ जो जो पॉइंट समझने वाली होंगी वो ऑन द कॉपी एंड साइमल्टेनियसली उसके साथ बुक रीडिंग भी करते जाएंगे। जो हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैप्टर है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे हैं हमारी लाइफ में, हमारे इर्द गिर्द हैं, तो हम इन्हें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ही क्यों कह रहे हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक लिविंग बॉडी में मौजूद होते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जो अब कौन से स्पेसिफिक सारे जो भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो भी तो कुछ एलिमेंट से ही बने होंगे ना। और ये आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। जो भी हम मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। फॉर एग्जांपल ये सारे एक एलिमेंट्स हैं, ये हमारे बना रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स। मगर जो इनकी रेट ऑफ परसेंटेज होती है ना, वो इन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स वो अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर अगर कार्बन की एग्जाम्पल ले लें तो कार्बन हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल वो हो प्लांट्स, हो सकता है वो एनिमल्स हों, तो उनमें जो कार्बन की फॉर एग्जाम्पल अगर हम परसेंटेज देखें तो वो होती है 18.5%। और वही अगर हम नॉन लिविंग में अगर हम देखें तो उसमें क्या आएगा, क्रस्ट आएगी ना। तो वो क्रस्ट जो है उसमें जो कार्बन की परसेंटेज होगी वो होगी 0.03%। अगर हम हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इन आवर बॉडी होगी 0.5%। और वही अगर हम चले जाएं नॉन लिविंग फॉर एग्जांपल अर्थ क्रस्ट, तो उसमें उसकी परसेंटेज होगी 0.14%। तो देखा, तो जो मॉलिक्यूल्स बनते तो एलिमेंट्स नहीं है, जो हमारे इर्द गिर्द हैं, माहौल में है, कॉमनली सीन एनिमल्स कल एलिमेंट्स, मगर उनका रेट ऑफ परसेंटेज अलग होता है इन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसी वजह से जो रेशियो ऑफ परसेंटेज ज़्यादा होगी लिविंग थिंग्स में, उन सब्सटेंस उन एलिमेंट्स को हम कहेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑल, ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स व्हिच आर जनरली क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग्स। अब देखिए, यहाँ पर वो तो बात हो गई कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब्सटेंस से बने हुए हैं। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि सारे, अब ये मैंने बायोमोलिक्यूल्स आपको दिखा दिए कि ये बायोमोलिक्यूल्स इस तरीके से बन रहे हैं। अब इसमें एक और क्लासिफिकेशन आती है। तो बायोमोलिक्यूल्स जो बन रहे हैं वो दो तरीके के हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक, दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें जो कार्बन है और हाइड्रोजन है वो एक साथ बॉन्डिंग में हो, एक साथ बॉन्डिंग में हो। और जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनमें जो बॉन्ड है वो कार्बन और हाइड्रोजन वो एक साथ कंबाइंड नहीं होते। सिंपल, आपको सिर्फ ये डिफरेंस याद रखना है कि ऑर्गेनिक में कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ बॉन्डेड होते हैं और इनऑर्गेनिक में कार्बन एंड हाइड्रोजन एक साथ बॉन्डेड नहीं होते। तो इस हिसाब से जो भी बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी में होंगे जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड है उन्हें हम कहेंगे ऑर्गेनिक। और वो सब्सटेंस जिनमें हमारा कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं है आपस में, उन्हें हम कहेंगे इनऑर्गेनिक। ये भी हमारी एक पॉइंट क्लियर हो गई। उसके बाद कह रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। एंड अमंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेसिस एंड साल्ट। ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है हम एक वन बाय वन इनको डिस्कस करते जाएंगे थ्रू आउट द चैप्टर। और जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहे हैं वाटर, जो हम पानी पीते हैं वो वाला सब, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस हम एक्सेल करते हैं वो, बेसिस एंड साल्ट जो हमारे बॉडी में एसिड्स होते हैं या बेसिस होते हैं वो भी सारे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक। और ये उसके बाद एक हमारे बुक में जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक टेबल दी गई है जिसे केमिकल कंपोजिशन,
ठीक, उसमें एक परसेंटेज दिखाई गई है कि वाट जो फॉर एग्जांपल जो सब्सटेंस है वो सेल टू सेल भी वेरी करते हैं। किसी सेल में किसी चीज़ की परसेंटेज ज़्यादा होगी तो किसी सेल में उस चीज़ की परसेंटेज कम होगी। यहाँ पर एक चीज़ को उसका डिफ्रेंसिएशन किया गया है दो सेल्स का। उसमें है एक बैक्टीरियल सेल, एक है मेमेलियन सेल। बैक्टीरियल सेल में जो वाटर की परसेंटेज है वो है 70% और मेमेलियन में भी 70%। प्रोटीन्स की जो परसेंटेज है बैक्टीरिया से वो है 15% एंड 18% इन मेमेलियन सेल। इस लिहाज से आप ये सारी परसेंटेज देख सकते हैं कि जो जो किस हिसाब से ये वेरी कर रही हैं और किस हिसाब से नहीं। अब एक और पॉइंट, अगर हमारी बॉडी में ये बायोमोलिक्यूल्स बनते भी कैसे हैं, आखिर जाहिर सी बात है। तो अगर हमारी बॉडी में ये सब्सटेंस चाहिए, नीडेड हैं, तो ये आ कहाँ से रहे हैं, ये अगर आ रहे हैं तो ये एक्टिव अपनी फॉर्म में कैसे आ रहे हैं कि हम हमारी बॉडी उनको यूज़ कर सकें। तो हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिज्म हम उस प्रोसेस को कहते हैं, इट इज़ द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फुट की ब्रेकेज हो रही है, अगर कोई फुट का सब्सटेंस है उसकी ब्रेकेज हो रही है इनटू द स्मॉलर सब्सटेंसेस, ठीक है, और या तो कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसमें कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर कुछ बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो इन सारे रिएक्शंस का एक सम को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, तो मेटाबॉलिज्म फर्दर क्लासिफाइड होती है टू टाइप्स में। ठीक है, एक टाइप होता है कैटाबॉलिज्म, दूसरा टाइप होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, अगर हम कैटाबॉलिज्म को देखें तो कैटाबॉलिज्म आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कट 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 कट, मतलब इसमें जो एक लार्जर सब्सटेंस है वो ब्रेक होता है इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस। ठीक है, मतलब इसमें अगर कोई फॉर एग्जांपल हमने एक फुट खाया तो वो फुट क्या होता है, एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है, एक लार्ज सब्सटेंस होता है। तो वो क्या होता है, स्मॉलर स्मॉलर सब्सटेंस में वो ब्रेक हो जाता है। तो वो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कैटाबॉलिज्म। और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें छोटे छोटे सब्सटेंस मिलकर एक बड़ा सब्सटेंस बनाते हैं, तो इसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। अब स्टूडेंट्स, एक बार मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट करता हूँ। All sum of reactions that occur in our body is known as metabolism। और इस रिएक्शन में जो सम ऑफ रिएक्शन मैंने कहा, इसमें हो सकता है कि कुछ सब्सटेंस बन रहे हों और कुछ सब्सटेंस ब्रेक हो रहे हों। अब मेटाबॉलिज्म को टू टाइप्स में डिफाइन किया गया है, वो है कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब है कि एक लार्जर मॉलिक्यूल है तो वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो रहा है। और एनाबॉलिज्म का मतलब है कि एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। और यही सारी चीज़ें हमारे टेक्स्ट बुक में डिफाइन की गई हैं, दैट द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन इट्स एबिलिटी टू टेक सम केमिकल्स फ्रॉम एन एनवायरनमेंट एंड यूज देम टू मेक केमिकल्स ऑफ इट्स लिविंग मैटर। फॉर दिस reason, every cell of organism is constantly taking in new substance and changing them chemically in various ways। वैसे स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हम डेली लाइफ में कितने ही सब्सटेंस जो बायोमॉलिक्यूल्स हमारी सब बॉडी में आ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है वो बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म में भी आप बन रहे हैं। तो लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज इन इट्स सेल। द केमिकल एक्टिविटी इज मेंटेन्ड विद अ हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी सारे रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं वो एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं। ऐसे नहीं कि फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोसेस हो रहा है तो उसको कहेंगे नहीं नहीं भाई तुम रुक जाओ, तुम यहीं पर रुक जाओ, हम अब थोड़ा सा दूसरा काम कराते हैं। अब दूसरा इन प्रोसेस हो उसको कहें नहीं भाई अब तुम भी रुक जाओ, हम तीसरा काम करके नहीं। अगर एक चीज स्टार्ट एक पर्टिकुलर वे में हुई है तो वो इन द सीक्वेंस होगी, इससे हम कहते हैं डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये एक बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। उसके बाद ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद इन द सेल कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, वही बात जो मैंने आपको पहले भी स्टूडेंट्स बताई। उसके बाद है मेटाबॉलिक प्रोसेस आर कैरेक्टराइज्ड एज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। These reactions in which simpler substances are combined to form complex substances called anabolic reactions.
एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस नीड एनर्जी। स्टूडेंट्स ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, देख लें, अगर स्मॉलर सबस्टेंस मिलकर कुछ बड़ा सबस्टेंस बना रहे हैं तो उसके लिए क्या होगी, हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस रिएक्शन को। एंड एनर्जी इज रिलीज बाय द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस सच एज कैटाबॉलिक। वही चीज स्टूडेंट, अगर बड़ी चीज कोई भी कोई बड़ा मॉलिक्यूल है उसको हम ब्रेक कर रहे हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, उसको क्या कहेंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शंस और कैटाबोलिज्म। And though catabolism and anabolic reactions go hand in hand in living cells, complex molecules are broken down and the resulting smaller molecules are reused to form new complex molecules. Interconversion of carbohydrate, proteins, and lipids that occur continuously in living cells are examples of coordinated catabolic and anabolic activities. वही स्टूडेंट्स मैंने जो पहले आपको बताया था कि हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंस, डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द लाइफ एंड थ्रू आउट द टाइम होते रहते हैं। तो वो सब प्रोसेस क्या होते हैं, हैंड इन हैंड होते हैं। मतलब अगर एक चीज़ एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं, एक दूसरे का अगर एक चीज़ की कमी है तो उसको दूसरी चीज़ भी सपोर्ट कर रही है। तो ये सब यहाँ पर इतना ही लिखा हुआ था। तो स्टूडेंट्स आज का जो फर्स्ट पार्ट है हम इस चैप्टर का यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आप सबका चैनल है, अपना चैनल है लर्निंग पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।